करें इस चैनल को, साथ ही क्लिक करें इस बेल आइकन के बटन पर ताकि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है, रोज कुछ न कुछ नया सिखाती है, हमें डिप्रेशन से दूर ले जाती है और यहाँ तक कि किताब इंसान को कामयाबी बना सकती है। लेकिन क्या हो अगर कुछ किताबें ऐसी हो जिनसे ज्ञान लेना तो दूर, उन्हें समझना तक बहुत मुश्किल हो। कुछ किताबें ऐसी डिटेल और रहस्यमय तरीके से लिखी गई हैं जिन्हें समझने में बड़े से बड़े बुद्धिजीवी कई सालों से अपना दिमाग खपाते आ रहे हैं, जिन्होंने अपने रातों की नींद तक हराम कर दी बस उन किताबों के रहस्य को जानने के लिए। क्या कि उनमें जो भी कुछ है वो उस तरह से क्यों लिखा गया है। इन्हें लिखने वालों ने इन्हें इतना सटीक और आत्मविश्वास के साथ लिखा है कि आप इनका राज जाने बिना रह ही नहीं पाएंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया की उन 5 रहस्यमय किताबों के बारे में जो बहुत ही अजीब भाषाओं में लिखी गई है और जिन्हें समझना और हजम करना बहुत ही टेढ़ी खीर है। द रोहान्स कोडेक्स। सन 1838 में एक हंगेरियन प्रिंस जिनका नाम गुस्ताव बेथियोनी था, उन्होंने अपनी बहुत पुरानी फैमिली लाइब्रेरी को हंगेरियन एकेडमी ऑफ साइंस को डोनेट कर दिया था। इतनी सारी किताबों में कुछ रीडर्स का ध्यान एक बहुत ही पुरानी सी किताब पर पड़ा जो एक बहुत ही अजीब तरह की भाषा में लिखी हुई थी जिसे समझना उनके बस का नहीं था। उन्होंने इस किताब में रुचि इसीलिए दिखाई क्योंकि वहाँ एक और किताब थी जिसका नाम था द बुक ऑफ टारेक, जो हंगेरियन लोगों की पुरानी हिस्ट्री के बारे में हिंट दे रही थी। उन्हें लगा शायद इस किताब से उन्हें उस विचित्र भाषा को समझने में मदद मिलेगी, लेकिन वो नाकाम रहे। रोहान्स कोडेक्स पर खोजकर्ताओं ने बहुत ही स्टडी और डिबेट की, लेकिन वो जितना इसकी गहराई में जाने की कोशिश करते वो उतना ही ज्यादा रहस्यमय होती जाती। 792 अलग अलग कैरेक्टर्स में लिखी गई ये किताब एक जटिल पहेली की तरह है। लोगों के इस पर अलग अलग मत हैं। कुछ रीडर्स का मानना है इसमें पुराने जमाने की हंगेरियन, डेजेनियन, रोमानियन और हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है, लेकिन इनमें से किसी भी थ्योरी ने काम नहीं किया। इसके कई सिंबल्स हजारों साल पहले गुफाओं में उकेरी गई आकृतियों से मेल खाते हैं। ये भी आज तक समझ नहीं आया है कि इस किताब को बाएं से दाएं की तरफ पढ़ा जाए या ऊपर से नीचे की ओर। इसके अंदर बने चित्र भी बहुत ही अजीब है, जिसे देखकर केवल यही अनुमान लगाया गया है कि ये किन्हीं धार्मिक चिन्हों से संबंधित है, जिसमें बाइबल की प्रार्थनाएं, कहानियां और ब्लॉक के समूह के लोग जिन्हें 11वीं और 12वीं शताब्दी में हंगेरियन लोगों के विरुद्ध लड़ते हुए दिखाया गया है। इस पर इतनी स्टडी करने के बाद भी आज तक ये नहीं पता चल सका है कि ये किताब किसने, क्यों और कैसे लिखी है। द कोडेक्स सेराफिनियानस। एक किताब किसी व्यक्ति के दिमाग से निकले आइडियाज और सोच का सामूहिक प्रतिबिंब होती है। जिस किताब के बारे में हम पहले बात कर रहे थे वो रहस्यमय इसलिए थी क्योंकि हम नहीं जानते उसे लिखने वाला कौन है, लेकिन कोडेक्स सेराफिनियानस इससे थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें हमें पता है कि इसका राइटर कौन है। लेकिन फिर भी ये किताब बहुत ही वियर्ड है। ये एक ऐसी लैंग्वेज में लिखी गई है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये किताब अजीबोगरीब जानवरों और पेड़ पौधों के चित्रों से भरी पड़ी है। इस किताब में कई तरह के अनुष्ठानों को करने की विधि बताई गई है। जब आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ऐसा फील होता है जैसे कि ये किताब दूसरी दुनिया में लिखी गई है जो हमारी दुनिया से विचित्र है, लेकिन फिर भी हमारे तौर तरीकों से परिचित है। इस किताब के लेखक का नाम लुइगी सेराफिना था, जो पेशे से एक आर्किटेक्ट और इंडस्ट्रियल डिजाइनर थे, और ऐसा लगता है उनके द्वारा लिखी गई ये किताब किसी तरह का आर्ट प्रोजेक्ट है जिसमें वो दर्शकों को एक बहुत ही नई दुनिया और उसके रियलिटी से परिचित करवाना चाहते हैं। हालांकि ये किताब दिखने में कई सालों पुरानी लगती है, लेकिन असलियत में इसे 1980 में लिखा गया था और आप पढ़ने के लिए इस किताब की कॉपी को अमेजन से भी खरीद सकते हैं। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि इसको पढ़ते वक्त आपका दिमाग पूरी तरह चकरा सकता है। द बुक ऑफ सोएगा। सन 1500 में जॉन डी नाम के एक विद्वान, जो एक गणितज्ञ होने के साथ साथ इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ के सहायक के रूप में काम करते थे, वो उस वक्त के बदलते दौर में चीजों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के साथ साथ काले जादू जैसे सुपरस्टिशंस में भी विश्वास करते थे। ग्रह नक्षत्रों की गणना के अलावा जॉन डी को अदृश्य शक्तियों से बात करने का काफी शौक था। जॉन उस दौरान नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंग्लैंड को बनाना चाहते थे, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, इसलिए उन्होंने खुद ने ही अपने लिए एक लाइब्रेरी बना ली। उनकी लाइब्रेरी में 3000 से भी ज्यादा किताबों का कलेक्शन था। उनमें से कई किताबें बहुत ही अजीब थी और उनमें से एक किताब के लिए जॉन हमेशा उत्सुक रहते थे, और वो किताब थी द बुक ऑफ सोएगा। ये किताब 15वीं शताब्दी की थी, जिसमें जादू, अजीब मंत्र, तारों की गणना, शैतान और परियों के सिद्धांत के बारे में जानकारी दी हुई थी। किताब में लिखी हुई भाषा को अलग तरीके से बनाया गया था। कुछ वर्ड्स को उल्टा लिखा हुआ था, तो कई जगह उन्हें इतने जटिल तरीकों से लिखा गया था
कि उन्हें समझना बहुत ही कठिन लगता है। हालांकि फिर भी इस किताब को ट्रांसलेट किया जा सकता है, लेकिन केवल उन 36 पेजेस को छोड़कर जिसमें 36 रोज और 36 कॉलम्स की टेबल बनी हुई है, जो लगभग 46,000 लैटिन अक्षरों को एकत्र किए हुए। और ये टेबल पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, यानी उनकी कोई सटीक श्रृंखला है ही नहीं। जॉन डी का मानना था ये 36 पेज की टेबल्स ही इस किताब को अनलॉक करने की चाबी है। ये सारे कोड्स हैं जिसकी मदद से हम यूरियल से बात कर सकते हैं। यूरियल्स जो एक आर्क एंजल्स हैं, ये ईसाई धर्म की मान्यताओं में आता है और डी के मुताबिक किताब उनसे बात करने का एक जरिया है। यूरियल का मानना था इस किताब को आज तक केवल एक ही शख्स अनलॉक कर पाया है, वो है आर्क एंजल माइकल। यूरियल आर्क एंजल का यह भी मानना था कि उसके अलावा जो कोई भी इस किताब के कोड्स को ब्रेक करता है और इस किताब को पूरी तरह पढ़ लेगा, वो 2 से 3 साल के अंदर मर जाएगा। जब जॉन डी शहर से दूर थे तो कुछ उपद्रवियों ने उनकी लाइब्रेरी को तोड़ दिया था। उसके बाद इस किताब का 500 सालों से कोई अता पता नहीं था, लेकिन ये किताब दोबारा 1994 में ब्रिटिश लाइब्रेरी में नजर आई। इत्तेफाक से ये वही लाइब्रेरी थी जो जॉन डी बनाना चाहते थे। उसके बाद कुछ क्रिप्टोलॉजिस्ट ने उन 36 पेज के कोड को ब्रेक करना शुरू कर दिया। सन 2006 में प्रिंसटन के गणितज्ञ जिम रीव्स ने इन कोड्स को ब्रेक कर लेने का दावा किया। इस किताब के ट्रांसलेशन भी मौजूद हैं, जिन्हें आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। हालांकि इस किताब के कोड्स को ब्रेक करने वाले जिम रीव्स अभी तक जिंदा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इस किताब को पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा। द विवियन गर्ल्स। सन 1971 में नेथन लर्नर नाम का एक व्यक्ति शिकागो के कस्बे में मकान मालिक था। उनका सबसे पुराना किराएदार, जिसकी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी, वो उस वक्त हॉस्पिटल में था। उस व्यक्ति का नाम था हेनरी टार्जर। हेनरी 1930 में उन्हीं के घर में रहते थे। हेनरी उस वक्त एकांत जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो चर्च के अलावा उस घर से बाहर कहीं नहीं जाते थे। जब 1971 में नेथन अपने घर की साफ सफाई करवाने के लिए अंदर दाखिल हुए तो वहाँ का नजारा देखकर वो अचंभित रह गए। वहाँ पर हजारों की तादाद में लिखे हुए पेजेस और ड्राइंग्स पूरे कमरे में बिखरे पड़े थे। इन सबको श्रृंखलाबद्ध तरीके से एकत्र करने पर एक पूरी किताब बनकर तैयार हो गई। इस किताब का टाइटल था द स्टोरी ऑफ द विवियन गर्ल्स इन व्हाट इज नोन एज द रियल्म ऑफ द अनरियल इन द ग्लैंडेको एंजेलियन वॉर स्टॉर्म कॉज्ड बाय द चाइल्ड स्लेव रिबेलियन। ये किताब 15,145 पेजेस की थी, जिसमें 15 वॉल्यूम्स थे जो हजारों चित्रों से भरे पड़े थे। उनमें से कुछ इलस्ट्रेशंस आपस में जुड़े थे और लगभग 30 फीट लंबे थे। हेनरी ने ये पिक्चर्स उस वक्त की मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में से काट करके लगाई थी। ये कार्डबोर्ड कटिंग आर्ट स्टाइल उनके मरने के बाद बहुत प्रचलित हुई और कई लोगों ने उनके इस आर्ट को फॉलो किया। उन्होंने एक बहुत ही विस्तृत मैथोलॉजी लिखी थी, जिसे लिखने में उन्हें 60 साल से भी ज्यादा का समय लगा। उनकी मैथोलॉजी एक ऐसे प्लेनेट के बारे में थी जिसकी परिक्रमा पृथ्वी करती है और उस प्लेनेट को चंद्रमा की तरह दिखाया है। इस मैथोलॉजी के मुख्य किरदार 7 विवियन गर्ल्स हैं जो आपस में बहनें हैं, और रॉबर्ट विवियन नाम के ईसाई मुल्क एबियाना के शासक की बेटियां हैं, जो एक ऐसी सभ्यता के विरुद्ध विरोध करते हैं जो बच्चों को गुलाम बनाकर रखते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी किताब है और ऐसी किताब आज तक कभी नहीं लिखी गई है। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी किताब को उस शख्स ने दुनिया से छिपाकर बहुत ही गुप्त तरीके से लिखा और दुनिया को भी उसके मरने के बाद इस किताब का पता चला। हेनरी के जानने वालों का मानना था हेनरी किसी मेंटल कंडीशन से गुजर रहा था और इसी वजह से उसे अपने जवानी के समय में उसे मेंटल असाइलम में भी कई दिन गुजारने पड़े थे। लेकिन 1908 में वो वहाँ से फरार हो गया। कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि हेनरी को इस किताब को लिखने का जुनून तब शुरू हुआ जब 1911 में एक दुर्घटना में 11 साल की एक बच्ची की जान चली गई थी, जिसका हेनरी के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा था और उसी के बाद से उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया और उसी दौरान उसने एक किताब भी लिखी होगी, द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। इतिहास में जितनी स्टडीज किताब पर की गई है वो आज तक किसी भी किताब पर नहीं हुई। ये बुक 15वीं शताब्दी में वेलम यानी जानवरों के खाल से बने पन्नों पर लिखी गई थी। इस किताब को समझने की जद्दोजहद 1655 में शुरू हुई। 1912 में से ऑफिशियली पब्लिश किया गया। इस किताब का नाम एक पॉलिश बुक डीलर विल्फ्राइड वॉयनिच के नाम पर रखा गया। उसी ने इस किताब को पब्लिश किया था। इसमें लिखी गई हस्तलिपि 1404 से लेके 1438 के बीच की है। उस वक्त इसे क्या सोचकर लिखा गया ये आज भी एक मिस्ट्री है। इस किताब की सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि जैसे आपको लगता है कि आप इसे समझने में कामयाब हो गए हैं, अगले ही पल आप फिर से उसी जगह पर लौट आते हैं और आपको इसे समझने के लिए फिर से दिमाग लगाना पड़ता है। इस किताब में 240 पेज हैं और इसमें लिखी हुई भाषा बिल्कुल ही विचित्र है। इसमें बने चित्र भी आपकी समझ के बाहर है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक बहुत ही जीनियस जापानीज कोड ब्रेकर ने इस किताब की लैंग्वेज को डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नाकामी भी हाथ लगी। इस किताब में लिखे हुए अक्षर आपको
आपको इसके अलावा दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देंगे। इनके टेक्स्ट आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी मूवीज में दिखाई गई लिपियों की याद दिलाते हैं। इसमें कुछ अक्षर शब्दों के शुरू में दिखते हैं तो कुछ बीच में से ही शुरू हो जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है इसे लिखने वाले ने इसे बहुत ही स्मूथली और कॉन्फिडेंस के साथ लिखा है और ये सच में किसी तरह की लैंग्वेज हो सकती है। इसके साथ ही इसमें पेड़ पौधों के अजीबोगरीब चित्र बने हैं जो परिचित से लगते हैं, लेकिन इनकी संरचना बहुत ही विचित्र है। एक प्लांट की पत्तियां किसी दूसरे पौधे से निकल रही है तो उनकी जड़ें किसी और पौधे से। इसके अलावा फीमेल ड्राइंग के साथ कुछ ग्रह नक्षत्रों से संबंधित चित्र भी हैं। इसमें बने चित्र भी अपने आप में ही एक मिस्ट्री है, क्योंकि इसे लिखने में जिस स्याही का प्रयोग किया गया है वो बहुत ही हाई क्वालिटी की है और कुछ विशेष लोग ही इस तरह की स्याही का उस वक्त इस्तेमाल कर सकते थे। कुछ रिसर्चर्स ने दावा किया कि ये किताब लियोनार्डो दा विंची ने अपने जवानी के दिनों में लिखी होगी, लेकिन ये केवल एक संभावना थी और इसके कोई भी सबूत नहीं है कि ये किताब दा विंची ने ही लिखी है। ग्रह नक्षत्रों, राशियों, जड़ी बूटियों से दिखने वाले पेड़ पौधे और स्नान चिकित्सा, इस तरह के चित्रों के आधार पर यह भी माना जा रहा है कि ये किताब किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लिखी गई होगी। इन रहस्यमय किताबों के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है और आप लोगों की फेवरेट बुक्स कौन सी है? कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अगर आप